हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी संविधान का आर्टिकल 368 भाग 20 जो संविधान में संशोधन की शक्ति हमें देता है। और एक इसके साथ छोटा सा टॉपिक, क्योंकि दोनों वीडियो हम बना चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन का। एक ये वित्तीय आपातकाल रह गया था छोटा सा, तो उसको इसके साथ मैंने जोड़ दिया है। तो वो तीनों हो जाएगा फिर आपके पास, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। और मुख्य तौर पर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 और पार्ट 20, और कैसे कैसे संशोधन इसमें होता है। आइए मित्रों जानते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया, और ये भाग 20 में है, आर्टिकल 368 में है। और हमने ये ग्रहण किया है, वो कहाँ से ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, आर्टिकल 368 में है। और ये भारतीय संविधान में कहाँ से अभिप्रेरित है, कहाँ से इसको ग्रहण किया गया है, तो वो हमने लिया है इसको दक्षिण अफ्रीका से। अब ध्यान रखिए, शुरू में ही मैं आपको बता देता हूं, जो सवाल पूछना है, सिंपल सा सवाल नंबर 1, कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? यहां ज्यादा कुछ नहीं, सारे बच्चे जानते हैं कि टोटल कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। लेकिन इसी सवाल को दूसरे दृष्टिकोण से पूछ लिया है उसने, तब यहां 99% का सही होगा, वहां 99% का गलत होगा। और दूसरा सवाल उसने पूछ लिया कि आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन होता है। आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार हैं, तो वो हैं 2। तो टोटल 3 प्रकार से तो कौन कौन से संशोधन हैं? उन 3 में से वो 2 कौन से हैं जो 368 के तहत होते हैं? तो हम एक एक संशोधन को अब पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रहे, सीधा सवाल पूछ रहा है कि टोटल कितने प्रकार से हो रहा है, 3 प्रकार से। लेकिन ये पूछे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है, तो आपका आंसर आएगा 2। पहला, साधारण बहुमत। पहला संशोधन किसके द्वारा हो रहा है? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत, आप में से कितने विद्यार्थी जानते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है? संसद अपने साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित करती है, तो वो साधारण बहुमत है क्या? तो ध्यान रखना, साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक। उपस्थित सदस्यों का
आधे से एक अधिक। मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं टोटल, उसमें उस दिन 90 ही आए, तो 90/2 + 1, ये साधारण बहुमत है। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, उस दिन 520 आए, तो 520/2 + 1, ये आपका क्या होगा? जनरल मेजोरिटी, साधारण बहुमत होगा। और ध्यान रखना, साधारण विधेयक हमेशा साधारण ही बहुमत से पारित होगा। कोई भी साधारण विधेयक आपसे सवाल पूछे कि भारतीय संविधान में साधारण विधेयक जो है संसद किस बहुमत से पारित करती है? साधारण बहुमत, साधारण विधेयक, साधारण बहुमत। अतः ये पहला संशोधन है। उदाहरण, नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन एवं सीमा परिवर्तन। आर्टिकल 3 में है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संसद को ये शक्ति देता है कि नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। कोई पुराना राज्य का नाम है, बदला जा सकता है। उड़ीसा से ओडिशा, इससे यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी को पुडुचेरी कर दिया, असम से असोम कर दिया है, नया राज्य तेलंगाना बन गया है। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे आपके, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड। और सीमा में किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। कैसे करोगे? साधारण विधेयक और साधारण बहुमत। क्या नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता है? नो, संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं है। दूसरा उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, नई विधान परिषद का गठन। किसी राज्य में नई विधान परिषद का गठन करना है आपको या समाप्ति करनी है। आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169, कैसे कोई विधान परिषद बनती है, समाप्त होती है, ये हम और बना चुके हैं। इसको लेकर के एक क्लास आप उसको देख सकते हैं। तो ध्यान रहे वो कैसे होती है। विधान परिषद के लिए भी साधारण विधेयक होगा और संसद अपने साधारण बहुमत से उसको पारित करेगी। ये 368 में शामिल नहीं है। ये पहला जो प्रकार है ये 368 में शामिल नहीं है। अगले जो दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का प्रकार आएगा वो 368 में है। वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 की शुरू होती है। अतः दूसरा जो संशोधन है हम किसके द्वारा करते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत ओब्लिक 2/3 बहुमत। किसी भी बच्चे को जब मैं पूछता हूं कि बेटा विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा कहता है सर 2/3 बहुमत। और मैं कहूं बेटा 2/3 बहुमत क्या होता है, तो कहेगा सर विशेष बहुमत। ना उसने पढ़ा ना उसको किसी ने पढ़ाया। अतः जितना बच्चे के इनपुट हम देंगे उतना ही तो आउटपुट निकालेगा। या फिर वो बच्चा घर पे बैठ करके पढ़ रहा है, किताब अच्छी पढ़ रहा है, अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, ठीक है, तब उसको ज्ञान अर्जित हो। अतः जितना इनपुट हम डालेंगे परीक्षा में उतना ही आउटपुट निकालेंगे। अतः ध्यान रखना, ये विशेष बहुमत और ये 2/3 बहुमत, ये पढ़ने वालों को तो छोड़िए, कई पढ़ाने वालों को भी नहीं पता है कि विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत होता क्या है। आप में से बहुत से विद्यार्थी आज पहली बार ये जानेंगे और भविष्य में आप बता सकेंगे कि वास्तव में विशेष बहुमत क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इस विशेष बहुमत से आशय है कुल बहुमत।
पढ़ना और फिर कमेंट में मुझे बताना कितने का आप पहले से जानते थे और किसने बताया। कुल बहुमत एवं उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 जो कुल बहुमत से अधिक हो, जो कुल बहुमत से क्या हो, अधिक हो, तो प्रस्ताव क्या होगा, विशेष बहुमत द्वारा पारित। 3 चीजें आ रही इसमें, कुल बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। अब एक एक चीज को देखिए आप। कुल बहुमत क्या है? कुल बहुमत से आप क्या समझते हैं? कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक, कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक, यानी टोटल 100 हैं तो बटे 2 + 1 कितना आ रहा है कुल बहुमत? 51। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपने साधारण बहुमत पढ़ा तो वहां 90 उपस्थित है तो बटे 2 + 1 46, वो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक, और आपका कुल बहुमत कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक। अब आ रहा है कि उपस्थित, मान लीजिए उस दिन लोकसभा या राज्यसभा में यहां 520 थे और राज्यसभा में कितने हैं? 225 है। इस दिन ये सदस्य उपस्थित हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और अब इस संविधान संशोधन विधेयक कोई जिस पर चर्चा बहस चल रही है और मतदान होना है, उस पे आर्गुमेंट हो रहे हैं और विरोध झलक रहा है। ऐसे में कुछ सदस्य सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं सदन को। मान लीजिए लोकसभा से छोड़ गए 15, राज्यसभा से छोड़ गए 10, कितने बच गए? अब ये 505 और इधर बच गए 215 उपस्थित। और अब कह रहा है मत देने वालों का 2/3। अतः मतदान में भाग कितने देंगे? कितने लोग मत में भाग लेंगे? लोकसभा में उपस्थित 520 थे, 15 वॉकआउट कर गए, 505। इस 505 का 2/3। राज्यसभा में 225 थे, चर्चा आर्गुमेंट हुआ, 10 सदस्यों ने सदन छोड़ दिया तो बच गए कितने? 215। अतः 215 का 2/3। और यहां लोकसभा में 505 का 2/3। और आगे क्या कह रहा है? जो कुल बहुमत से अधिक हो, कुल बहुमत से यानी वो जो बहुमत आ रहा है, वहां हमने 100 उदाहरण ले लिया। यदि लोकसभा हम ले तो 543 बटे 2 + 1, और राज्यसभा हम ले तो 245 बटे 2 + 1। अतः लोकसभा में कुल बहुमत कितना हो जाएगा? 272 प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा राज्यसभा में? 123। तो देख लीजिए लोकसभा में यदि हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये तकरीबन उस 272 से कहीं 300 से ज़्यादा जाएगा। अतः प्रस्ताव पारित। और यहाँ पर भी ये 2/3 बहुमत जो है वो उस 123 से ज़्यादा हो जाएगा, प्रस्ताव पारित। लेकिन मान लीजिए यहाँ सदन से सदस्य ज़्यादा वॉकआउट कर गए, 150-200 सदस्य छोड़ के चले गए, और फिर आप 2/3 ले रहे हो और वो कुल बहुमत से कम है, तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। ये विशेष बहुमत है, ये 2/3 बहुमत है, यानी कुल बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 जो कुल बहुमत से अधिक हो। ये आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत है, ये आर्टिकल 368 में है। पहला प्रकार 368 का, जो 2 प्रकार ने हमने बात की थी। दूसरा प्रकार और आएगा, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। अभी मैंने ये पूरा नहीं किया है। आपको मैं यदि ये पूछूं कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, किस बहुमत से पारित होती है? इसलिए ये विशेषतः ध्यान रखना
आर्टिकल 61, और यहां आपसे पूछे कि ये महाभियोग प्रक्रिया जो है, पढ़ चुके हैं हम, पुराना वीडियो देख सकते हो, ये महाभियोग प्रक्रिया किस बहुमत से पारित होती है, तो बच्चा इसका आंसर भी विशेष बहुमत ही देता है, और विशेष बहुमत को यहां भी 2/3 ही कहता है। अतः आप अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए विशेष बहुमत तो आप कर दीजिए, लेकिन उसने विशेष बहुमत भी दे दिया है और उसने कुल बहुमत उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 भी दे दिया है, और उसने एक दिया है कि कुल सदस्यों का 2/3 ये दिया है। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। 368 में जो है अभी हमने बात की है, विशेष बहुमत क्या है, कुल बहुमत उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 जो कुल बहुमत से अधिक हो। लेकिन अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया विशेष बहुमत यानी 2/3 क्या है, कुल सदस्यों का 2/3। अतः बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इस महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं लेते, और कुछ लोग उनको बता देते हैं कि नहीं लेते, जबकि ये भाग लेते हैं। ये साबित करता है जितने लोकसभा के सदस्य 2 एंग्लो इंडियन तो अब हटे हैं, कुल सदस्यों का 2/3। राज्यसभा में तो 12 अभी भी मनोनीत हैं, अतः वो 12 सदस्य भी महाभियोग में भाग लेते हैं। वो कहाँ से पता लगता है, संविधान में कहीं लिखा हुआ है नहीं, और टीचर और स्टूडेंट के बीच झगड़े का कारण बनता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब कहाँ लिखा हुआ बताइए, तो ध्यान देना ये यहाँ लिखा हुआ उसका आंसर कि कुल सदस्यों का 2/3। इसका मतलब है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। मेरा आपको बताने का आज से विशेष बहुमत 368 वाला और अनुच्छेद 61 दोनों में अंतर है। ये ध्यान रखना, बहुत कम लोगों को पता है कि अनुच्छेद 61 में विशेष बहुमत कौन सा होगा। यदि कोई विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है तो वो फिर भी बता सकता है, लेकिन निचले लेवल पे पुलिस सब इंस्पेक्टर 2nd ग्रेड वहां तक उस बच्चे को कोई पढ़ाता नहीं। तीसरा जो प्रकार है वो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन यानी अप्रूवल। विशेष बहुमत के साथ साथ और क्या चाहिए, आधे राज्य भी इसको अप्रूवल करें, अनुमोदन करें, और ये अनुमोदन भी किस बहुमत से हो, राज्यों का भी, ये भी विशेष बहुमत से होना चाहिए। अतः ये जो है ये 368 में दूसरा प्रकार है, ये भी कहां शामिल है, 368 में शामिल है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसके उदाहरण आपको देने पड़े तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017, एनजेसी और जीएसटी, ये दोनों इस बहुमत द्वारा पारित हुए। अतः भारतीय संविधान का जटिलतम संशोधन, जटिल या कठोर संशोधन कौन सा है, सबसे कठोर संशोधन वो ये है। भारतीय संविधान को हम कहते हैं कि ये कठोरता और लचीलेपन के बीच समन्वय है। तो पहला संशोधन हमने साधारण बहुमत पढ़ा है, वो सबसे सरलतम है, वो एक तरह से लचीला रूप है कि साधारण विधेयक, साधारण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक, वो सबसे सरलतम है। यहाँ विशेष बहुमत से आज से कुल बहुमत उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 जो कुल बहुमत से अधिक हो, एवं आधे राज्य यानी 28/2 + 1
15 राज्यों का कम से कम अप्रूवल होना आवश्यक है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, दोनों। ये सबसे जटिलतम रूप है। अतः 99 और 101 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एनजेएसई तो रद्द हो गया और जीएसटी आपके सामने लग रहा है 1 जुलाई 2017 से, इसलिए ये दोनों ही संशोधन इसके द्वारा हुए और दोनों ही महत्वपूर्ण संशोधन हैं। जब संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे तब इनको विस्तार से जानेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कि संसद कैसे कैसे संशोधन कर सकती है। पुनः एक बार मैं चल रहा हूं पीछे। ये सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल, या जिसको आप लचीला कहते हो, कि लचीला स्वरूप है भारतीय संविधान में संशोधन का। और इससे आगे हमने पढ़ा विशेष बहुमत। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक संशोधन भारतीय संविधान में, सर्वाधिक संशोधन किसके द्वारा होते हैं? विशेष बहुमत द्वारा। और इससे अगले वाला जो तीसरा है आपका, तीसरा डिलीट हो गया बेटा, मैं वापस लिख रहा हूं। नंबर 3, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन यानी अनुमोदन। और जिसमें हमने उदाहरण लिया था 99वां संविधान संशोधन 2014 एनजेएसई और 101वां संविधान संशोधन 2017 जीएसटी। और ये सबसे जटिल संशोधन है। अब नोट डाल के आप याद रखना कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, यानी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। कब किया गया राष्ट्रपति को बाध्य? 24वां संविधान संशोधन 1971 कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं। इसको क्या कर दिया गया है? बाध्य कर दिया गया है। अतः आपसे पूछे कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पे किसी प्रकार का वीटो शक्ति यूज कर सकते हैं? नो, वो इस पर किसी प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर दिया गया है? बाध्य कर दिया गया है। अब हम जानेंगे, तो फाइनली एक बार मैं बता दूंगी 368 में कौन कौन सा प्रकार हो गया। 368 में क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 3, ये 2 प्रकार है। एक टॉपिक इसके साथ जो हमने जोड़ रखा है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में। आपातकालीन शक्तियों में 2 वीडियो हम बना चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन का, वो आप देख लेना।
और ये तीसरा छोटा सा बिंदु है वित्तीय आपातकाल, जब भारत की साख संकट में हो, भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही हो, तब देश में उस संकट के हालात से निजात पाने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेंगे। और उस उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन करना होगा, उसकी अधिकतम अवधि, क्या प्रभाव होंगे, ये कुछ सवाल यहाँ से बनेंगे। तो आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 360 में है। और इस वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितनी अवधि में होना चाहिए? संसद द्वारा अनुमोदन 2 महीने। 2 महीने से आज से क्या है, 60 दिन के भीतर भीतर, उद्घोषणा से 60 दिन के भीतर भीतर दोनों सदन इसका अनुमोदन करें। लेकिन मान लीजिए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद लोकसभा भंग हो गई है, तो क्या होगा? राज्यसभा स्थायी सदन है, वो उसका अनुमोदन 2 महीने के भीतर भीतर कर देगी, और नवगठित लोकसभा आएगी, उसको 1 महीने की अवधि मिलेगी। इसलिए संसद का मतलब कि ये लोकसभा और राज्यसभा इसका अनुमोदन कितनी अवधि में करें? सामान्य स्थिति है तो 2 महीने 60 दिन। लेकिन अगर सवाल ये पूछ ले कि लोकसभा भंग है, लोकसभा भंग हो गई उद्घोषणा के बाद, लोकसभा भंग हो गई है, तो नवगठित लोकसभा इसका अनुमोदन, इसको अप्रूव्ड कितनी अवधि में करेगी? तो ध्यान रखना, जैसे ही इसकी पहली बैठक होगी नवगठित लोकसभा की, उससे 30 दिन के भीतर भीतर आपको इसका अनुमोदन करना है। तो ये वित्तीय आपातकाल जारी रहेगा। अब इसी अवधि को अलग अलग दृष्टिकोण से पूछता है। क्या पूछता है कि बताइए संसद कितनी अवधि में अनुमोदन करे? आप 2 महीने करने वाले हो, लेकिन उसने ये दे दिया कि वित्तीय आपातकाल बिना संसदीय अनुमोदन के आप अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रख सकते हैं, या बिना संसदीय अनुमोदन के वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि तक रहेगा। तब बच्चा अधिकतम पे चला जाता है। वो किस पे पहुंच गया है कि या तो मैक्सिमम पूछी जा रही है, लेकिन उसने क्या कहा है कि बिना संसद के अनुमोदन के, तो बिना संसद के अनुमोदन के आप 2 महीने तक रख सकते हो। बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के 2 महीने जारी रखा जा सकता है। अगर संसद ने पारित ही नहीं किया तो इसकी न्यूनतम अवधि क्या होगी? इसकी न्यूनतम अवधि होगी 2 मंथ। 3 सवाल हो गए। वित्तीय आपातकाल का संसद द्वारा अनुमोदन 2 महीने, बिना अनुमोदन के वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या रहेगी? 2 महीने। वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि क्या है? 2 महीने। और यदि लोकसभा भंग हो गई है तो नवगठित लोकसभा इसका अनुमोदन कितनी अवधि में करेगी? अब उसको 1 महीना मिलेगा। यदि वो भंग नहीं होती तो 2 महीने उसको भी मिलते। अब आपसे पूछेगी बताइए इसकी अधिकतम अवधि क्या है? वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि राष्ट्रीय आपातकाल वाली है, और वो क्या है? प्रति 6 माह के संसदीय अनुमोदन से अनिश्चित काल, जब तक कि आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लग रहा है। हर 6 महीने में पार्लियामेंट के दोनों सदन अप्रूवल देंगे, तब ये कहाँ तक जाएगी? अनिश्चित काल। लेकिन अनुमोदन आपको अब हर 6 महीने में पहली बार 2 महीने में, फिर 4 महीने और लग जाएगा, 6 महीने। अब 6 महीने पे आप इसको पारित करे जाओ और आगे इसका विस्तार किए जाओ। यदि हमसे पूछे कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो ध्यान रहे वेतन कटौती,
किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर। किसकी काट सकते हो? संघ ओब्लिक राज्य कर्मचारी। क्या सुप्रीम कोर्ट वालों की भी हो सकती है? यस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीशों की भी सैलरी में कटौती का आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकेंगे, क्योंकि हमारे देश पे क्या आया हुआ है? संकट। हालांकि अभी तक ऐसा संकट आया नहीं है। दूसरा प्रभाव, राज्यों पर क्या प्रभाव आना है? राज्य अपने धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से विधानसभा में पेश कर सकेंगे। और यदि आपने अनुमति नहीं ली है तो आर्टिकल 201 के तहत, वैसे तो 200 है राज्यपाल का साइन, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारण हेतु रिजर्व कर सकता है, आरक्षित। और 201 में राष्ट्रपति राज्य के आरक्षित विधेयक पर विचारण करेगा। अतः राज्यपाल की शक्ति तो किसमें है? आर्टिकल 200 में आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए, लेकिन राष्ट्रपति राज्य के विधेयक पे विचारण 201 के तहत। अतः अगर पूर्व में प्री कंसेंट से नहीं हुआ है तो बाद में भी ये विधेयक राज्यपाल के पास रास्ता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है वित्तीय आपातकाल में। यदि हमसे पूछे कि इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? 0, एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये वित्तीय आपातकाल, जिसको अपन ने संविधान संशोधन प्रक्रिया के साथ पढ़ लिया है। धन्यवाद मित्रों, देखते रहिए आप इसी तरह से। और एक बात तो कह ही दूं कि आप इसको शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट करके बताएं कि किस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। आप तक जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो संप्रेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या सुधार कर सकते हैं, और क्या व्यवस्थाएं हम आपके लिए दे सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, आगे बढ़ें। इतना तय है कि एक बार इस पॉलिटी के भीतर से हम निकल लिए, पूरा सिलेबस यदि हो गया है, तो भविष्य में आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बच जाएगा वो मैं सवालों के तौर पे ले लूँगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।